हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में हम बात करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा जो कि यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस में क्यों इसको रखा गया है, पहले समझते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक एक्ट होना चाहिए। भाई, आप कहीं से माल खरीदते हैं या गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई एक रूल है कि वस्तु पता चला 10 रुपए की है, या आपसे कोई पता चला वो कह दे नहीं ये 25 रुपए की है, तो एक प्रकार से इलीगल है। वो लोग कहते नहीं भाई, जो जेन्युइन रेट हो उसी पे हमें वस्तु दीजिए, आप इससे ज़्यादा क्यों प्राइस कर रहे हैं, जिसपे आपका भी नुकसान ना हो, मेरा भी ना हो। और जो टैक्स वो होता है सरकार के पास भी जाना चाहिए। यही इसीलिए क्या होता है, एक लीगल तरीके से, एक लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, अर्थात बिजनेस में ऐसे कुछ एक्ट और कानून लाया गया है, जिनमें हम कुछ अलग अलग कानूनों का भी बात करते हैं। पहला इसमें होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अर्थात अनुबंध अधिनियम 1872। ये क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। एक पूरा व्यवसाय का बेसिक चीज बात करता है कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइड क्या है, वाइडेबल क्या है। तो ये बेसिक चीजें, वाइडेबल क्या है, ये आपका होता है 1872 अर्थात 1872 एक्ट। इन्हीं सारी मुद्दों को क्या करता, बात करता है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे आप पार्टनरशिप चैप्टर पढ़े होंगे 1935, आपने अगर अकाउंट में पढ़ा होगा, वहां भी होता पार्टनरशिप का एडमिशन होना, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट होना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाना, बिगटन हो जाना, पार्टनरशिप का डेथ हो जाना। तो इस एक्ट, मान लीजिए दो लोग मिलकर व्यवसाय करते हैं, तो उसमें कभी काल क्या होता, कोई बोलेगा कि नहीं मैंने तो इतना रुपया लगाया, इन्होंने कम पैसा लगाया, प्रॉफिट बराबर लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए उस एक्ट को बनाया गया है कि कभी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करे, प्रॉफिट ज़्यादा ना उठाए, एक प्रकार से इलीगल कार्य ना करे, लीगल तरीके से व्यवसाय करना चाहिए। तो उस एक्ट में क्या बोला गया, उससे पहले एक डीड बनाया जाता है, उस डीड में सारी बातें लिखी जाती हैं। ये आपका होता है 1935, अर्थात लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप कहीं कहीं बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, ये 2005 अर्थात 2005 में इसको लाया गया था। इससे क्या होता है, जैसे एक लोकपाल होता है, एक लोकायुक्त होता है। लोकपाल क्या करता है, केंद्र सरकार जो भी इंफॉर्मेशन मीन्स जैसे नई नई योजनाएं लाती है, जैसे जनधन योजना लेके आया, उज्ज्वल योजना लेके आया, तो गवर्नमेंट जैसे नए नए पॉलिसी, नए नए वेलफेयर के लिए नए नए अलग अलग पॉलिसी लाती है। तो इस इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहता है, हर एक व्यक्ति को राइट है इंफॉर्मेशन, जानकारी रखने का, सरकार से जवाब पूछने का, सरकार को जवाब देने का। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, आम जनता सरकार से क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेकर उसके बारे में जानकारी रख सकता है, उसका अपना एक अधिकार है। बट कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो सीक्रेट रखा गया है, सरकार उसको क्या करती है, आम जनता को नहीं देती है। जैसे हमारे वेपन सेक्टर है, तो हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हमारे कुछ ऐसे बैंक को लेकर के या सॉफ्टवेयर को लेकर के देश की कुछ अंदरूनी हमारी पॉलिसी है, हम उसको आम जनता में उजागर नहीं कर सकते। तो बस उतना ही कर सकते हैं जो जनता को वेलफेयर के लिए, कल्याणकारी के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो आपको अधिकार है जानने का। इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें कंपनी एक्ट 2013। ये क्या होता है, कंपनी एक्ट 2030 क्या कहता है, अर्थात 2013। अगर पुराना कंपनी एक्ट देखेंगे 1956, इसमें क्या था कि पहले कंपनी का जो रूल था, जो रेगुलेशन था, बहुत ही कठिन था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर देखा जाए, भारत बहुत डरा हुआ था कि दोबारा अगर हम किसी कंपनी को बहुत परमिट दे देंगे या लाइसेंस दे देंगे, तो फिर से ऐसा ना हो कि अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को इतना ज़्यादा बढ़ा ले, कल वही शासन प्रशासन करते हुए और आम जनता पे फिर शासन करने ना लग जाए। इसलिए आप देखते होंगे, देश तो भले आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद हमने 1947 1990 तक
जब तक एलपीजी कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब तक हमने क्या किया था, बहुत कठोर कानून बना रखे थे। इससे इसलिए कि भाई उस वक्त गवर्नमेंट का पूरा मोनोपोली था और गवर्नमेंट उससे पूरा इंटरफेयर करता था। प्राइवेट कंपनियों को हम कम ही ऑफर देते थे। डर लगता था कि दोबारा ना ईस्ट इंडिया कोई कंपनी पता चला डोमेस्टिक में ना बन जाए, घरेलू में। इसलिए क्या होता था, 1956 जो एक्ट था शेयर मार्केट को लेकर के, या और भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अमलगमेशन इत्यादि बहुत सी जो कंपनियां थी, इनको बहुत क्या किया गया, कठोर नियम लगा के बनाया गया था। लेकिन 2013 में क्या किया गया, उस सारे एक्ट को क्या कर दिया गया, एक सिंप्लीफाई कर दिया गया, एक मॉडिफाई कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, बहुत सरल बना दिया गया। ये आपका होता है कंपनी एक्ट 2013। नेक्स्ट इसमें अगर अगला हम पढ़ेंगे, आपका आ जाता है जीएसटी। अब जीएसटी क्या है दोस्तों? जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 2017 में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया गया और इसको लाया क्या गया, एक प्रकार से जैसे बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई वस्तु गुजरात में अगर बनती है तो उसने टैक्स लगा दिया 20 रुपये, यूपी में गया उस वही वस्तु, पता चला यूपी ने जोड़ दिया अपना टैक्स 10% जोड़ दिया, 2%, पता चला वहाँ 20 रुपया था, यूपी ने जोड़ के उसको 30 रुपया बना। अब क्या हो रहा है कि वस्तु तो वही है, लेकिन वैसी वस्तु को हर एक स्टेट में जा रहा है तो उसकी टैक्स बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं, अब किसी भी स्टेट में कोई वस्तु होगा, अगर मान लीजिए मोबाइल कोई है, वन प्लस है या आईफोन 6 है या आईफोन 15 है या जो भी आजकल नया नया मॉडल आ रहा है, अगर उसका रेट 1 लाख रुपया है तो वही रेट हर जगह रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो चलो मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में हुआ, दिल्ली से गुजरात चला गया या गुजरात से बेंगलोर चला गया तो उसका हर जगह रेट बढ़ता रहेगा, नहीं। अब एक ही रेट है, वन टैक्स, अर्थात वन नेशन वन टैक्स, ये रूल लाया गया। इससे फायदा भी बहुत हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ, बट इस दोनों हम पहलू को समझेंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बस इतना ही टॉपिक, इसमें बेसिक चीज है दोस्तों, आवाज इसको अच्छे से समझते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम। पहला जो इसमें आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब पहला इसमें क्या होता है, जो आपका अनुबंध अधिनियम 1872 है, इसमें पहला चीज आपका क्या होता है, किसी भी चीज का शुरुआत क्या होता है, इसमें क्या बोला गया है, जब कोई वस्तु आप बेचते हो, चाहे उसको आप बड़ा सा बैनर लगाते हो, चाहे विज्ञापन करते हो, या किसी एक डमी को कपड़े पहना के, जैसे कोई बहुत से लोग होते कपड़े बेचने वाले क्या करते हैं, डमिंग होता है, डमिंग ऐसे, तो बाहर उसको क्या खड़ा कर देते हैं, उसको कपड़ा पहना देते हैं, तो लोग आएंगे जाएंगे तो एक प्रकार से उसको नजर पड़ेगा, अरे वाह कितना अच्छा कपड़ा है, इससे बहुत अच्छा सूट करा, अगर ऐसे फिगर मेरे हैं तो मुझ पर अच्छा करेगा। तो लोग एक प्रकार से क्या करते हैं, एक ऑफर देते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कोई मूवीज देख रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में ऑफर आता है, विज्ञापन आता रहता है। तो जो एडवर्टीजमेंट आता है वो अपने वस्तु क्या करता है, वो आपको दिमाग में एक ऑफर दे रहा है। ऑफर कई तरीके का है, बहुत लोग कहते हैं कि मैं इससे बात नहीं करना, लेकिन ये ऑफर दे रहे हैं बात करने का। तो ऑफर मीन्स क्या होता है, किसी चीज का एक ऑफर देना, एक प्रस्ताव ऐसे देना, प्रपोजल कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उस कहने का मतलब पहले शुरुआत क्या होता है आपका, ऑफर। ऑफर मीन्स किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना, लो देखो पहले देखो। दूसरे ने जैसे देखा तो उसने क्या किया, उस प्रपोजल को रख दिया, उसने अपनी व्यक्तिगत अपनी राय को रख दिया, क्या कर दिया, प्रपोजल। अब प्रपोजल मतलब अपना प्रस्ताव रख दिया। प्रपोजल रखने के बाद दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, या एक्सेप्टेंस बोलते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है। एक्सेप्टेंस जब होता है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो यहां से हो जाता है अनुबंध। कभी कभार अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होती है, जैसे आपने कोई शर्ट खरीद के लाया, अब उसे पता चला बटन ही नहीं आ, अब बटन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो बोलेंगे भैया अपना वस्तु रखो, ठीक है देखो वस्तु ठीक नहीं है, तो बोलेगा अरे कोई बात नहीं भैया बाय मिस्टेक हो गया है। इसमें दो तरीके, एक होता वाइड, एक होता वाइडेबल। तो एक होता वाइड, एक होता वाइडेबल,
अर्थात एक व्यर्थ होता है, एक व्यर्थनीय होता है। एक होता है लीगल, एक होता है इल्लीगल, इल्लीगल। तो ये बेसिक चीजें जो शुरुआत होता है, ये आपको बात करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑफर मीन्स किसी चीज का प्रस्ताव रखना है, उसके बारे में जानकारी देना। जैसे आप मोबाइल चला रहे, कोई वस्तु का मोबाइल है, वन प्लस का ऐड आ रहा है, बार बार विज्ञापन दिखा रहा है, तो आपको लगी है तो ऑफर आ गया। दूसरे ने उसको प्रस्ताव से देख लिया, प्रपोजल रख दिया, उसके बाद अगला उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपने पैसा वस्तु क्या हुआ, बिक गया या एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसमें दो प्रकार से इसमें वाइड क्या है, वाइडेबल क्या है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है। तो ये बेसिक चीजें क्या होता है यहाँ पर बात किया गया है। अब वाइड क्या होता है, पता चला आपने जो वस्तु खरीदना चाहा जिसकी रेट 1 लाख था, अब उसने बोल दिया नहीं 1,20,000 है, तो आप बोलेंगे भैया मुझे नहीं चाहिए, आपने ज्यादा। तो क्या होता है वहां पर ऑफर और प्रपोजल एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा वाइड। एक होता है कि एक की तरफ से अभी है, लोग कहते हैं कि ठीक है अभी मैं इसको खरीदा नहीं, लेकिन मैं एक्सेप्ट किया हूं, कल मैं आऊंगा, परसों आऊंगा, जब पैसा मैं दे दूंगा तब मुझे दे। तो वहाँ बीच में वाइडेबल होता है, व्यर्थनीय होता है, पूर्ण रूप से व्यर्थ नहीं है, अभी आधा अधूरा है। कि बोलेंगे काम करो 1,20,000 नहीं तो कल आओ मैं 1,05,000 में आपको दे दूंगा। तो ये वाइडेबल के रूप में बैठा है, अभी अधूरा है। तो कभी काली वस्तु यहाँ पर बिक जाती है। एक होता है लीगल मतलब जो पूरा कानून तरीके से किसी वस्तु को बेचा जा रहा हो या खरीदा जा रहा हो, कि भाई 100 रुपए की चीज है 100 में बेच दिया, लीगल है। एक होता है इलीगल, 100 की वस्तु था 150 में बेच रहा हो, उसके बाद घटिया वस्तु दे रहे हो, ये होता है आपका इलीगल। तो ये बेसिक जो टर्म आप पढ़ोगे कि ऑफर कब बनेगा, प्रपोजल कब बनेगा, एक्सेप्टेंस कब बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, वाइड कब बन जाएगा, वाइडेबल कब बनेगा, लीगल कब बनेगा, इलीगल कब बनेगा, ये पूरा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, वस्तुओं का एक्सेप्टेंस करना, खरीदना, बेचना, ये सारी क्रिया किसमें कहलाती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपको हो जाता है पहला। दूसरा हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं अब सेल्स एक्ट, अर्थात बिक्री अधिनियम। अब सेल्स एक्ट क्या होता है, किसी वस्तु को जब आप बाय करते हैं या सेल्स करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, ये एक्ट आपका होता है 1930, इसको बोलते हैं बिक्री अधिनियम। सेल्स एक्ट कहीं कहीं इसको बोलते हैं, बस अंग्रेजी में इसको ये बोलते हैं, थोड़ा आज मैं हिंदी में बता दिया। अब ये क्या होता है, बिक्री अधिनियम क्या होता है, 1930, दो व्यक्ति होते हैं, यहां पर एक होगा बायर, एक होगा सेलर। बी फॉर बायर, एस फॉर सेलर। ये मान लो बेचता है कोई, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, मान लो कोई भी एक वस्तु इसे बना दिया दोस्तों, मान लो बुक है, किताब है, जो भी है, इन्होंने क्या हो, इनके पास था, इन्होंने इसको बेचा और इन्होंने क्या हो, इसको पैसा दे दिया, तो वस्तु लेके अपने पास चले आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता, अब इसमें क्या क्या हमें समझना है, वही चीज जैसे हमने शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, सेम यहाँ भी वही चीजें हैं। अगर वस्तु अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट सही था, क्वांटिटी और क्वालिटी सही है, तो ये क्या हो गया, बिक्री हो गई, सेल्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ये लीगल है, अर्थात ये क्या है, लीगल है, ठीक है। अगर पता चला ये वस्तु, इनको घटिया किस्म का वस्तु दे दिया, बाहर कवर लगा दिया तो बहुत अच्छा है, अंदर बेचारा जब बच्चा पढ़ने लग गया, पता चला 1940 का उसमें टॉपिक छुपा हुआ है, उसको चाहिए था अपडेट, जो गवर्नमेंट नई पॉलिसी एजुकेशन चेंज किया है, हमें वो किताब चाहिए, और इन्होंने पुराना दे दिया, बाहर से कवर लगा के नया कवर लगाया, अंदर पुराने सब कंटेंट भरे हैं। अभी बच्चे ने जब पढ़ना शुरू किया तो क्या होगा, एक प्रकार से इन्होंने इलीगल तरीके से बेचा है। अगर ये चाहेगा तो इन पे क्या कर सकता है, केस कर देगा। तो इलीगल क्या होता है, इलीगल में हमेशा, इलीगल जो होगा भाई, जब एक होता कानून, एक होता गैर कानूनी, इन्होंने क्या किया, कानून का पालन नहीं किया, एक प्रकार से देश में ठगी किया, इनके ऊपर क्या होता है, केस होता है। तो सारे जितने एक्ट होते वस्तु को लेकर के, वस्तु सही थी, वस्तु खराब थी, वस्तु ठीक थी, इसमें एक जुड़ा होता है कंज्यूमर एक्ट। कंज्यूमर एक्ट आजकल आ गया, पहले था इसमें
पुराना 1975 था, अब इसको चेंज करके हो गया है 2019। इसको बोलते हैं COPA, ओपा कहते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसमें बहुत कुछ संशोधन कर दिया गया है, बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है कि अगर दो व्यक्ति के बीच में किसी वस्तु का खरीदना, बेचना, सेल्स हो, परचेज हो रहा है, सही अगर है तो ठीक है, अगर कंज्यूमर को ठगा जाएगा तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन पे कार्रवाई किया जाएगा। तो पूरा इसमें सारी चीज क्या होता है, वस्तु से जुड़ी हुई, बिक्री हुई चीजें अर्थात सेल्स से जुड़ी हुई सारे अधिनियम की बात करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला। अगला आपका आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स होता है साझेदारी या लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बोलते हैं। पार्टनरशिप 1935 एक्ट आता है 1935। पार्टनरशिप 1935। इसमें क्या होता है भाई, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है। अगर ये दो लोग मिल करके कोई एक बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक डीड बनाना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन बनाना पड़ेगा, कम से कम एक गवर्नमेंट का जो रूल है उसको पालन करना पड़ेगा। डीड क्या कहती है दोस्तों, जो डीड होती है इसमें आपका नेम, दोनों लोग का नाम रहेगा, फिर इसमें कितना पैसा आप लगा रहे हो, कैश कितना लगा रहे हो इसका लिखा जाएगा, फिर डेट पड़ेगा, किस तारीख को आपने पैसा इसमें इन्वॉल्व किया है, फिर अगला किस रेशियो में आप पैसे को डिवाइड करोगे, प्रॉफिट को बांटोगे, ये सारी चीजें लिखित होता है। अब फिर इसमें ध्यान रखा जाता है, अगला क्या होता है, जब पार्टनरशिप शुरुआत एडमिशन होता है, एडमिशन। अब एडमिशन अगर होगा तो पूछेंगे चलो भाई पार्टनरशिप, दो लोग नए आए हैं, पार्टनरशिप कभी रिटायरमेंट करते हैं, पार्टनरशिप कभी डेड हो जाते हैं, पार्टनरशिप कभी डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें जो होता है, इस डीड के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बटेगा, इस डीड के अकॉर्डिंग आपका जो कैपिटल होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको बांटा जाएगा। ये पार्टनरशिप अर्थात एक और इसमें जुड़ा है लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बात करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो पार्टनर है या तीन हो गया, तो तीन पार्टनर है तो उसमें कुछ बोलेगा भाई मैंने ज़्यादा शेयर लगाया है, मेरा ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, तो दूसरा बोलेगा एक काम करो, अगर आप सारा प्रॉफिट आप लोग, मैं भी तो पैसा दे रहा हूँ, मैं भी तो टाइम लगा रहा हूँ, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे, प्रॉफिट जो बचेगा तो उससे बोला जाएगा तीनों का जो प्रॉफिट बटेगा 1/3 में बटेगा, बाकी आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल आपका रहेगा ही, ऐसा नहीं कि हम आपके कैपिटल को बांट लेंगे। तो ये जो क्या कहा जाता है, ये जो डीड होता है ना, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, किस रेशियो में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कभी कोई रिटायरमेंट हो जाता है क्या वो प्रॉफिट लेके जा सकता है, क्या वो अपना कैपिटल लेके जा सकता है, ये सारी बातें क्या होता है इस डीड में लिखा है, जो कि आपका पार्टनरशिप 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये व्यवसाय चलाया जाता है। इसलिए इसमें व्यवसाय में हर एक बारी की चीज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, अगला एक होता राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, अभी जो हमने बात किया था उसको समझते। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है हर व्यक्ति का अधिकार है उस पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन को जानने का उनका अधिकार है, जो जिसको बोलते हैं RTI। ये एक्ट लाया गया था आपका 2005 में। इसको कहीं कहीं बोलते हैं लोकपाल। अब लोकपाल क्या है, एक होता लोकायुक्त दोस्तों, ये जो होता सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ये केंद्र के अंतर्गत आता है, और ये जो होता आपका राज्य के अंतर्गत आता है। याद रखना, अगर आप पेपर 1 की तैयारी करें वहां पर होता है हायर एजुकेशन में दिया है लास्ट में, जहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, पॉलिसी क्या है, गवर्नेंस क्या है, तो ये टॉपिक वहां पर छुपा हुआ है। तो लोकपाल जो होता है, ये जो बिल लाया जाता है, इसे केंद्र सरकार ने क्या क्या पॉलिसी बनाया है, क्या आम जनता के हित में है, आम जनता ने क्या इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, जो आपका लोकसभा राज्यसभा में जो डिबेट होता है
किसी भी बिल के ऊपर क्या वो चर्चा आम जनता को पता है कि नहीं। तो आम जनता क्या कर सकता है, गवर्नमेंट की कुछ साइट होती हैं जो आम पब्लिक के लिए बनाया गया है कि आप भी अपनी जानकारी ले सकते हो, बैठ के घर बैठे आप जानकारी ले सकते हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई एक देश है, आप बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेसमैन को भी अपडेट होना पड़ेगा, जानकारी रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी ला दिया। भाई जैसे जब जीएसटी आया था, अभी आगे पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में, जब जीएसटी आया 2017 में तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया ये कौन सा टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स क्यों लाया, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो अभी इसमें जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई लेके आ गया, कोई बिल पास कर दिया लोकपाल में, मतलब केंद्र में बिल आ गए। अगर लोकपाल के अकॉर्डिंग, केंद्र के अकॉर्डिंग लोगों का इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो बिजनेसमैन क्या समझेगा, उसे लगेगा अब हम पे लगता ज़्यादा टैक्स लगेगा और इसका टैक्स आम जनता पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आम जनता कोई वस्तु नहीं खरीदेगा तो कैसे वस्तु बिकेगा, तो देश में डिफ्लेशन आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, महामंदी आ जाएगी, तो सरकार के पास टैक्स रह जाएगा, तो सरकार क्या करेगा, बहुत कुछ चीज़ें विवाद चलती रही। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सरकार की सारी इंफॉर्मेशन आम जनता ले सकता है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होती हैं जो आम जनता को नहीं दी जाती है। जैसे आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, आरबीआई की कुछ पॉलिसी होती है जो इंटरनल होती है, जो आंतरिक रूप से होती है, उसको बाहर उजागर नहीं किया जा सकता है। ये कोई भी होगा, आप ही भी हैं तो कुछ ऐसे भी पॉलिसी होती है जो अपने परिवार के साथ तो शेयर करते हैं, लेकिन कभी काल अपने आप से भी चीज़ें जानकार होने के बाद भी लोगों से नहीं बताते, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मेरे बात बाहर आ गई तो लोगों में क्या होगा, हमारा नुकसान हो सकता है। ये आपका हो गया आरटीआई। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपनी एक्ट 1956 एंड उसके बाद न्यू कंपनी एक्ट, न्यू कंपनी एक्ट 2013। इसको समझते हैं। जब देखिए पहले इसको समझते हैं तब इसको समझते हैं। कंपनी एक्ट जो 1956 क्या था दोस्तों, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त देश में लगा अगर हम किसी कंपनी को थोड़ा सा कठोरता नहीं रखेंगे तो मनमानी अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, जो कोई बिजनेस प्राइवेट आती थी या काम करना चाहती थी देश के अंदर, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती थी। जैसे कितना उनके पास शेयर होना चाहिए, होल्डिंग कंपनी कौन बन सकती है, सब्सिडरी कंपनी कौन बन सकती है, अमलगमेशन कौन बन सकता है। तो हर चीज़ की बारीकी आपको, पब्लिक कंपनी कौन होती है, प्राइवेट कंपनी कौन हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी के लिए कितना शेयर होना चाहिए, इस सारी रूल किसमें लिखा होता था 1956। इसमें कभी का शेयर मार्केट में 3 पॉइंट होता था, उसको बताते दोस्तों। एक होता था एट पार, एक होता था प्रीमियम, एक होता था डिस्काउंट। ये बेसिक चीजें याद रखना। ये क्या होता था, जैसे कभी काल कंपनी कोई अपनी शेयर बेचती थी या शेयर खरीदती थी, जो भी करती थी, एक अब शेयर पे क्या हो, 10 रुपए का अगर शेयर था, अगर उसको 10 में बेच देता है तो एक प्रकार से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 10 में से 10 तो जीरो, ठीक है, बाद 10 रुपए का शेयर था, आपने 10 में बेच दिया, बहुत अच्छी बात है। कभी कल 10 रुपए का शेयर है, आपने उसको कितने बेच रहे हैं, 12 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 12 रुपए में सेल कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है, तो आपको प्रॉफिट 2 रुपया हो गया, ठीक है भाई, इसको प्रीमियम बोलते हैं। कभी कल होता है डिस्काउंट, आपका पता 10 रुपए का शेयर था, आप उसको जो सेल कर रहे हैं कितने में, 8 रुपए में, तो 8 रुपए में अगर बेच रहे हैं, 8 रुपए का शेयर जो है, सॉरी 10 रुपए शेयर उसको आप बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो यहाँ पर -2 हो रहा है, अर्थात 2 रुपए आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ये क्या होता था, इसके बारीकी बात को समझते हैं। ये क्या था, कंपनी एक्ट 1956। देखिए अगर 10 रुपए शेयर है, 10 में बेच दिया तो अच्छी बात है, आपने चलो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा लेके बेचा, कोई बात नहीं, आपने डिस्काउंट दिया, कोई बात। अब इसमें ध्यान रखना, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी कर रही है कि प्रीमियम जिस पे लगाई है, डिस्काउंट जिस पे दी है,
क्या ये सही है कि गलत है, ये लीगल है या इलीगल है। क्या लीगल? भाई हो सकता है उसकी वस्तु की बहुत घटिया किस्म की हो और उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ा के बेच रहा हो। भाई किसी वस्तु की कीमत पता चला उसकी कीमत 7 रुपये, 7 ही रुपये की वस्तु दिखती है, वो 7 रुपये की वस्तु है और उसको बेचा जा रहा है कितने में? 12 रुपये में। तो इससे क्या हो रहा है? आम जनता को, आम पब्लिक से ठगा जा रहा है। अगर इसने पैसा एक्स्ट्रा कमाया 5 रुपया, 5 रुपया एक्स्ट्रा पैसा कमाया और जो सरकार का टैक्स बनता है, क्या उसने टैक्स पे किया? अगर उसने टैक्स पे करता है तो ठीक है, अगर टैक्स भी नहीं पे कर रहा है, सरकार को भी उल्लू बनाया, पब्लिक को भी उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया, इसलिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था? चेक किया जाता था इसमें कि आपने जिस पे प्रीमियम लगाना चाहिए उसी पे लगाओ और जिस पे प्रीमियम नहीं लगाना उस पे मत लगाओ। तो क्या होता था? प्रीमियम और दूसरा है डिस्काउंट। कभी कल कोई वस्तु है, अब पता चला वस्तु क्या है, ये तो चलो 7 रुपये उसको इतने बेच लिए। अब कोई वस्तु पता चला उसकी कीमत कितना है, पहले इसी को मान लीजिए कोई वस्तु है 10 रुपये की, अब पता चला उसकी ऑलरेडी और भी घटिया कीमत है। क्या? मार्केट पता चला गुडविल अच्छी नहीं है वस्तु की, मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है, लेकिन आपने उसको रेट क्या लगाया? देखते होंगे बाहर अगर 500 रुपये कोई वस्तु होता है दोस्तों, तो वहाँ कहेंगे इस पे 40% लेस किया जा रहा है या 50% लेस करके बेचा जा रहा है। तो आपको लगेगा 50 रुपया लेस कैसे किया जा रहा है? तो 50 में अगर लेस होगा तो दोस्तों इसका आधा कर दो तो 250 रुपये में बिकना चाहिए, है ना। लेकिन आपको पता चलता है कि वो वस्तु ही जो है 250 रुपये की ही है या 200 रुपये की है और उसको 500 रुपया ज्यादातर ऐड जोड़ के तब 50 रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं, सिंपल सी आप समझ जाओ। किसी वस्तु की रियल, उसकी वस्तु की अगर क्वांटिटी और क्वालिटी देख करके अगर उस वस्तु की कीमत मान लो चलो 250 रुपया है, अब इन्होंने क्या कर दिया 50% ऐड कर दो। अगर ये 250 रुपये में चलो 10% डिस्काउंट देते हैं तो चलो मैं मानता चलो अच्छी बात है। 250 रुपये कोई 10% देते हैं तो इसे मान लो हम कहते चलो भाई 225 रुपये बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पहले 50 रुपये टैक्स तो ऐड कर दिया, ऐड करके उसका रेट बढ़ा दिया 500 के बाद उसको लिखते हैं 50 रुपया लेस टैक्स, डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे क्या क्या फिर भी पता चला आम जनता को उल्लू बनाया जा रहा है और सरकार को टैक्स नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए क्या हुआ, ये प्रीमियम और डिस्काउंट को लेकर के ज्यादातर जो पहले एक्ट था उसमें काफी संशोधन किया गया और संशोधन करके एक नया एक्ट बनाया गया 2030। ये एक्ट क्या करता है, शेयर मार्केट को आज तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लोग बहुत, देश के युवा तो सबसे ज्यादा उसी में परेशान है, ड्रीम 11 फालतू नौटंकी यही सब हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इससे क्या हो रहा, लोगों को ठगा जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, न्यू कंपनी एक्ट 2030 ने क्या किया, जो ये लोग बेवकूफियां करते थे शेयर मार्केट में, दिखाते थे कि वास्तव में जो उसकी कीमत है ही नहीं, उस कीमत की अगर वस्तु नहीं उससे ज्यादा कीमत लिया जा रहा है, कि गलत किया जा रहा है। इसलिए एक्ट लाया गया, इसको चेंज किया गया, इसको और सरल किया गया। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मेन मकसद इसीलिए कंपनी एक्ट 2030 लाया गया। आप इसमें पढ़े होंगे इशू शेयर क्या है, एप्लीकेशन शेयर क्या है, डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है, एट पार क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, फाइनल कॉल क्या है, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड है। और ये नया एक्ट जो लाया गया है इसको और एक मॉडिफाई किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। जैसे एक और इसमें थोड़ा सा बात करते हैं एलपीजी। पहले आप देखते होंगे ये 1990 के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हुआ, 91 कहीं कहीं 91 दिखाते हैं, इतने के बीच में क्या हुआ, इसको चेंज किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइज। पहले लोग इसको कम ऑफर करते, इसको गवर्नमेंट कहता नहीं, अभी हमें प्राइवेट को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी।
उसे लगा अगर हम फिर से किसी को लिबरलाइजेशन बोलेंगे कि आओ भैया दरवाजा खुला, तुम भी आ जाओ, कल उसको ऑफर दिया, अगले दिन वो भी लूटना शुरू कर दे। अब पता चला उसको हम प्राइवेटाइजेशन कर दिए तो बोलेंगे आपको बढ़िया, हमें लाइसेंस मिल गया, रहने का है, आज तो पैर कहते हैं कि बैठने को मिल गया, पूरा लेट जाओ। तो गवर्नमेंट डरी हुई थी। और ग्लोबलाइजेशन जोड़ने का मतलब पूरा वैश्वीकरण, तो ये 1990-91 की बात किया गया, उससे पहले नहीं था। क्यों किया गया? जब दुनिया में लगने लग गया कि अमेरिका डेवलपमेंट अपने आप को डेवलपिंग कर रहा है, चाइना डेवलपिंग कर हो रहा है, जापान अपने आप को विकसित कर रहा है, पूरी दुनिया होड़ मच गई, सब लोग क्या है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वस्तु बेच रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में वस्तु बिक रही है। और सेकेंड वार के बाद अगर देखा जाए, जब आपका सेकेंड वार 1939 में 1939 में जो है सेकेंड वार समाप्त होता है, तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं 1918 से फिर शुरुआत हो जाता है। 1918 से शुरू होता है, 1939 ये चलता है सेकेंड वार। तो 1945 के बाद देखे होंगे सबसे ज्यादा हर एक संस्थाएं बनना शुरू हो जाती है। क्या बनती है? WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारी संस्थाएं जब बनने लग गई, इन्होंने क्या बोला कि अब हम हर एक देश का सुरक्षा करेंगे कि कोई भी एक देश से दूसरे देश में अपने व्यवसाय कर सकता है, अपनी वस्तु एक देश से दूसरे देश में बेचा जा सकता है। उसी वक्त आपने देखा होगा तब 1991 के बाद कुछ कुछ कंपनियां भारत में आना शुरू कर दी, प्राइवेटाइजेशन किया जाने लग गया, उनको लिबरलाइजेशन किया गया, उदारता किया गया, आओ आप भी अपना फैक्ट्री लगाओ, या अमेरिका में जाके कि तुम भी अपनी फैक्ट्री लगाओ। उसको वैश्वीकरण से कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, जोड़ दिया गया। उसी वक्त आप देखते होंगे 90-91 के बाद भारत में मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया सिलेक्शन होना शुरू हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था कि भाई अच्छे चेहरे, नए नक्श वाली अगर हीरोइन को पकड़ेंगे, अगर उनको ऐसे क्रीम लगाएंगे तो उससे आम जनता, गांव की जो महिलाएं या जो भी पुरुष हैं, तो क्या करते हैं, उसको देख के उनको लगेगा अरे वाह ये क्रीम मैं भी लगाऊं तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। एक प्रकार से एक मार्केटिंग किया गया, ठीक है। किसी के लिए मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनाने का मेन मकसद ये नहीं था, उनको अपना वस्तु बेचने का मेन मकसद था। इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा था और आज भी वही चल रहा है। ऐसा नहीं था कि उससे पहले कि हमारे देश में 1960 में या 18वीं शताब्दी में जब बड़ी बड़ी रानियां रहा करती थी, तो क्या वो लोग मिस यूनिवर्स नहीं होती थी? सिर्फ 90 के बाद ही पैदा होना शुरू हो गई। इसके पीछे एक कहानी ये छुपा था। कि कुछ छोटा सा बात था, मैंने बता दिया दोस्तों, हर एक चीज का आपको जानकारी रखना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया कंपनी एक्ट 1956, और लास्ट में अब बात करते हैं हम GST के बारे में। GST क्या है आप समझते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक प्रकार से जैसे टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इससे GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आपका लगता है जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल एंड कैपिटल गेन, प्लस उसके बाद आपका अदर सोर्सेज। 5 ऐसे सेक्टर है जिस पे आपका डायरेक्ट टैक्स लगता है। और उसके बाद जो आप कोई वस्तु खाते हैं, सेवा लेते हैं, तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें टैक्स क्या होता है? इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम यहाँ बनाते हैं टैक्स। कर 2 प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट और एक होती है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अब देखते हैं दोस्तों क्या। डायरेक्ट जिस पे आपका जैसे वेतन है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, मकान किराया है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस प्रोफेशनल गेन हो गया, बिजनेस प्रोफेशनल गेन, जो भी आप कमा रहे हैं। वेतन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। उसके बाद अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस। ये बेसिक चीज आपका था, ये डायरेक्ट टैक्स लगता है। जैसे आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 2.5 लाख हो गया है, तो 2.5 लाख अगर आपका सैलरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो 2.5 लाख अगर आपकी सैलरी हो, तो
इस पे गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, अगर आपका 2.5 लाख है तो इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर आपके जाते हो, अबव होते हो, तो हम इस पर 10% टैक्स लगा देंगे। अब जैसे आपका 30 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तो 3 लाख अगर आपका हो जाता है, अगर 3 लाख से ऊपर हो गया तो आपको बोलेंगे चलो भैया 20% टैक्स दो। तो एक प्रकार से क्या होता है, जैसे आपका सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज, इस सेक्टर पे जो आप एक रेशियो दिखाया है, इस पे हम डायरेक्ट आपका टैक्स लगाएंगे। ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है, जो आपको दिखाई नहीं देता। जैसे अगर आपने मान ली 10 रुपये कोई नमकीन का पाउच खरीदते हैं, तो पता चला उस नमकीन का अगर रियल देखा जाए जितने की नमकीन होती है, जैसे आप चिप्स लेते हैं, उसमें 1 रुपये का आलू नहीं होता है, लेकिन आपको मिलता कितने को, 10 रुपये का। सोचिए 1 रुपये को, उसमें क्या है, अगर 1 रुपये का कॉस्ट आती है आलू का, पोटैटो का, तो पता 1 रुपये की कॉस्ट है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग करते हुए उस वस्तु की पूरा जोड़ करके 8 रुपया जोड़ दिया गया, प्लस 1 रुपया आपका फिर टैक्स और जोड़ दिया। ये 8 1 9 1 10 रुपया बना देते उस वस्तु को। इसमें इनडायरेक्ट रूप से पर कॉस्ट, लेबर चार्ज, हाउस रेंट, सब कुछ जोड़ जाड़ के इसको क्या कर देते, इनडायरेक्ट टैक्स बना देते हैं। अब इसमें पता चला जो आप टैक्स अंतिम कंज्यूमर होता है, जो वस्तु को कंज्यूम करता है, वो क्या करता है, वो टैक्स पे करता है। इसको बोलते हैं करापात, कराघात, कर विवर्तन। इसको हिंदी में लिखते हैं करापात, कराघात, कर विवर्तन। इस प्रकार से ऐसा है दोस्तों, इसको बता। अब करापात मीन्स होता है जो डायरेक्ट हम किसी वस्तु को पहले शुरुआत में, जैसे पेन है, इस पेन को बनाने में पहले इसमें इंक लाएंगे, इसके कवर लाएंगे, इस वस्तु को जो मैंने खरीदा, पता चला मेरा कॉस्ट आया 5 रुपया, 5 रुपया आया, ठीक है। अब इस पे 5 रुपया हमारा जो टैक्स जुड़ा है कितना लग गया, 2 रुपया। ये जो करापात शुरुआत हमारे ऊपर कितना लग गया, 2 रुपया ऐड कर लो, कितना हो गया, 7 रुपया। अब हमने क्या किया, इस 7 रुपया का फिर क्या करेंगे, जो मैंने बना के किसी को बेच दिया, दूसरे ने क्या हुआ, बड़ा जो होलसेलर दुकान वाला, उसने इस पे लगा दिया 3 रुपया, टैक्स जोड़ दिया। अब यह वस्तु कितने हो गया, 10 रुपया। तो अंतिम में जो विवर्तन हुआ, जिसके ऊपर बेचा गया, जो होता है कंज्यूमर उपभोक्ता क्या करता, अंतिम पे कौन होता है, कंज्यूमर। इसीलिए आप देखते होंगे, आप किसी होटल में जाओ या किसी टीचर से आप एजुकेशन जो भी ज्ञान लेते, उस पर सर्विस पे 28% टैक्स होता है। तो 28% टैक्स अगर मैंने अपने ऊपर नहीं लिया, आप कोई बच्चा पढ़ने आता है ना, तो मैंने अपने ऊपर नहीं लेता, 28% टैक्स उस बच्चे पर ठोक दिया, लास्ट में जो कंज्यूम कर रहा, जो ज्ञान अर्जित करेगा। क्यों, मान लो चलो अब 28% क्या टैक्स, मान लीजिए 1.5 लाख हमने फीस रख दिया। अब 1.5 लाख फीस रख दिया दोस्तों, तो 1.5 लाख हमने क्या किया, इसमें सब जोड़ दिया, जीएसटी वगैरह सब जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ के हमने 1.5 लाख रुपया रखा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1.5 लाख अपना रखा है। अब 1.5 लाख कौन पे कर रहा है, लास्ट में जो बच्चा पढ़ने आ रहा है। तो अंतिम जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम करता है, चाहे ज्ञान के रूप में, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, या आपका एंजॉय लाइफ, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, लग्जरी लाइफ हो, सबका पे कौन करता है, कंज्यूमर करता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसी टैक्स को क्या होता था, पहले हम जैसा वैल्यू एडेड टैक्स होता था, आज भी होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अगले स्टेट में गया, उसने वैल्यू ऐड कर दिया, फिर दूसरे में गया, तीसरे ने ऐड कर दिया। उसी चीज को खत्म करने के लिए लाया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या लाया गया, जो वैल्यू एडेड था, वैल्यू एडेड जो ऐड करते थे कि भाई चलो 10 रुपया मैंने लगाया, अगले स्टेट में गया 12 रुपया हो गया, अगले स्टेट में गया 14 रुपया, 14 रुपया हो, अगले में गया 15, लास्ट कहेगा भाई कितना इसमें वैल्यू ऐड होते जाएगा, हर 2 रुपया बढ़ते जा रहा है। इसे टैक्स को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बोला ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है भैया, इसको हम करते हैं वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स जो लाया गया उसी बोलते हैं जीएसटी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें जो बांटा गया है जीएसटी में टैक्स, इसको जो क्राइटेरिया दिया कितने हैं, 28, 18, 12, 5, ये जो है टैक्स का बेसिक आधार है। अब इसमें क्या है, लग्जरी लाइफ में जाओगे, बड़ी मोबाइल खरीदोगे तो 28, थोड़ा और कम में आ जाओगे 18, कोई वस्तु खाने पीने चीज होगा तो 12%, रेहड़ी पे कोई खाना खा रहे हो कुछ भी उस पर 5%। तो ये समझिए सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया और इसको बांटा गया जीएसटी कितने भागों में। एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी ये केंद्र सरकार का अलग है, एसजीएसटी, अब एसजीएसटी ये स्टेट का अपना अलग है, एक होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी ये होता है एक राज्य से दूसरे राज्य का। ये आपको बांटा गया है। सीजीएसटी मतलब जो केंद्र सरकार का होगा, एसजीएसटी जो एक पर्टिकुलर किसी एक अपने स्टेट का होगा, और आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाएगा कितना टैक्स लगना है, लेकिन जो टैक्स लगेगा इन्हीं रेशियो पे ही टैक्स लगाना पड़ेगा। अब केंद्र में हो तो तब भी 28 रुपया रहेगा, यही टैक्स स्टेट में जाओगे तो 28 रुपया रहेगा। ये नहीं है कि केंद्र का 28 है तो यहाँ पता चला 18, नहीं। आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई वस्तु अगर बिकी है तो भी वहाँ पर 28 ही परसेंट है। ये इसको 28 यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, 28% रहेगा, सब जगह 28 से रहेगा। अब कोई वस्तु कंज्यूम कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो उस पर जो 5% अगर मान लो गुजरात राज्य 5% है तो वही आपका जो है तमिल में भी रहेगा, वही आपका नागालैंड में भी रहेगा। इससे क्या हुआ, तभी बोला गया कि वन नेशन वन टैक्स, इसी के लिए इसका नाम रखा गया, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर। अर्थात ये नहीं रहेगा कि पहले क्या होता था, दिल्ली से कोई पता चला मोबाइल खरीद के लेके गया, कंपनी बना बढ़िया पैक करके और ले जाके यूपी में उसको डबल रेट में बेच रहा है, तो उसने क्या हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स कर लिया, टैक्स और जोड़ लिया। इसी के लिए गवर्नमेंट ने बना दिया अब चलेगा तो यही चलेगा। इससे अब फायदा ये हुआ कि बिचौलिए जो होते थे या एक प्रकार से जो लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाते थे उनकी कमाई खत्म कर दिया। इसीलिए देखे होंगे काफ़ी जो लोग जो बिचौलिए होते थे वो काफ़ी धरना प्रदर्शन करना, सरकार के खिलाफ पॉलिसी बनाना, लेकिन सरकार आम जनता आम समाज के हित के लिए ही बनी है। इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आम जनता अगर खुश है तो सरकार खुश है, क्योंकि टैक्स तो कौन पे करता है, कंज्यूमर ही पे करता। तो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कौन है, आम जनता है। ये दोस्तों आज का था आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इसके बारे में हमने बात किया। बाकी अब दूसरा टॉपिक लेके हम आएंगे, आपका रहेगा इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स प्लानिंग। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।